अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह अभी हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, जो कि हमने जो ड्रग्स अफेक्टिंग ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, ठीक है, तो जीआईटी के जो ड्रग्स होते हैं ना, जो हम यूज़ करते हैं, तो उसमें हमने फर्स्ट पार्ट अपलोड किया हुआ है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो लाजिमी देखें, ठीक है, क्योंकि उसने हमने बेसिक कंसेप्ट जो है वो किया है। ठीक है, और ये हम जो ड्रग्स यूज़ करते थे गर्ड्स के लिए और पेप्टिक अल्सर के लिए, ठीक है, तो उस ड्रग्स के बारे में हमने पढ़ रहे थे। हमने एक ड्रग्स एंटासिड पढ़ ली है और ये दूसरा ड्रग्स हम स्टार्ट करेंगे सेकंड पार्ट से। ठीक है, तो अगर आप केमिकल नर्सिंग लेक्चर अहमद पे नहीं हो तो छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुँच जाए। ठीक है, तो म्यूकोसल जो प्रोटेक्टिव अगेंस्ट होती है, तो म्यूकोसल प्रोटेक्टिव एजेंट यही है कि ड्रग्स विच प्रोवाइड अ फिजिकल बैरियर सक्राल पेट। ठीक है, तो सक्राल पेट हमारे पास क्या होता है कि फिजिकल बैरियर बनाते हैं। ठीक है, बिस्मथ सबसिलिकेट, ये क्या है कि ब्रांड नेम वगैरह ये चीज़ें में आते हैं, लेकिन साइटोप्रोटेक्टिव कंपाउंड इन्हांस म्यूकोसल प्रोटेक्शन मैकेनिज्म के प्रिवेंटिंग म्यूकोसल इंजरी, रिड्यूसिंग इन्फ्लामेशन एंड हीलिंग एग्जिस्टिंग अल्सर। ठीक है, तो ये इन्हांस कराते हैं जो इंटरनल ल्यूमिन की साइज़ हो, मतलब उसकी जो एपिथेलियल मेम्ब्रेन होती है, तो इंजरी को कम करा देते हैं म्यूकोसल और इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस कराता है। ठीक है, ये साइटोप्रोटेक्टिव एजेंट जो है सक्राल फैट। ठीक है, तो और हीलिंग को आसानी बना देते। तो सक्राल फैट जो कैरापेट है और सल्क्रेट है, ये दो कंपाउंड उसमें आते हैं। तो सक्राल फैट इज़ अ डाइसैकराइड दैट एक्सर्ट अ साइकोप्रोटेक्टिव इफेक्ट ऑन द स्टमक mucosa. Sacral fat may form protective gels that adhere to ulcer and shield them from the content of stomach. ठीक है, तो क्या कराते हैं, तो ये याद रखें कि जो शील्ड प्रोवाइड करना होता है ना, तो कौन से ड्रग्स होते हैं, तो याद रखें कि अल्सर से बचाने के लिए जो शील्ड प्रोवाइड करते हैं स्टमक को, वो कौन से हैं, साइटोप्रोटेक्टिव है। और साइटोप्रोटेक्टिव में हमारे पास जो एमसीक्यूज़ के लिहाज से वो सक्राल फैट है। तो सक्राल फैट एज अ शील्ड प्रोड्यूसिंग इफेक्ट स्टमक के साथ कराता है। ठीक है, एमसीक्यूज़ के लिए जो शील्ड है वो याद रखें। फिर म्यूकोसल जो प्रोटेक्टिव एजेंट और भी है, तो बिस्मथ सबसिलिकेट होते हैं, तो ये इफेक्टिवली हील पेप्टिक अल्सर कराते हैं। हैज़ एंटी माइक्रोबियल एजेंट और इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ पेप्सिन। ठीक है, तो पेप्सिन की एक्टिविटी को इनहिबिट कराते हैं ताकि और एसिड जो है वो प्रोडक्शन ना किया जाए। ठीक है, क्योंकि वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करते हैं, तो प्रोटीन की ब्रेक डाउन की वजह से उस प्रोटीन से एसिड की प्रोडक्शन और भी ज़्यादा होते हैं। तो ये बिस्मथ सबसिलिकेट जो कंपाउंड है ये उसको इनहिबिट कराते हैं। पेप्सिन इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ म्यूकस, तो ये एमसीक्यूज़ के लिए याद रखें कि जो बिस्मथ सबसिलिकेट कंपाउंड था वो क्या कराते हैं, वो म्यूकस प्रोडक्शन ज़्यादा करा देते हैं। एंड इंटरफेयर विद द नेक्रोटिक म्यूकोसल टिश्यू टू कोट एंड प्रोटेक्ट द अल्सर क्रिएट। ठीक है, तो ये क्या कराते हैं कि जो मतलब नेक्रोटिक टिश्यू हुआ था, ठीक है, अल्सर हुआ था, उस पे ऐसा कोट सा बना देते हैं ताकि और जो है वो ख़राब ना हो जाए। ठीक है, तो बिस्मथ सबसिलिकेट जो है म्यूकस प्रोडक्शन करते हैं, तो ये एमसीक्यूज़ के लिए याद रखें। ठीक है, तो ये दो जो है दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट उसमें डिस्कस हुआ था। ठीक है, एक शील्डिंग इफेक्ट जो कि सक्राल फैट कराते हैं और एक हमारे पास जो इंक्रीज द म्यूकस प्रोडक्शन वो बिस्मथ सबसिलिकेट कराता है। ठीक है, फिर आता है कि ड्रग्स वे डिक्रीज एसिड सिक्रीशन, तो वो ड्रग्स जो एसिडिक सिक्रीशन को कम करते हैं, तो टेबलेट वगैरह हम वो पेशेंट के लिए देता है। तो ये दो स्लाइड जो है, मतलब ये एक स्लाइड में जो दो चार्ट है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंस है, तो ये आपने इसी तरीके से याद रखना। ठीक है, आल जो फार्माकोलॉजी है, आल फार्माकोलॉजी आप में कंसेप्ट भी गेन करना है, लेकिन आपने ज़्यादा से ज़्यादा मेमोराइजेशन की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर जो होती है, हमने पहले डायग्राम में भी फर्स्ट जो पार्ट्स है उसमें बनाया था। ठीक है,
कि प्रोटॉन पंप कहाँ पे होती है, तो मैं शॉर्टली बताता हूँ कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर हमारे जो पैराइटल सेल होती है स्टमक के, उस पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये उस प्रोटॉन पंप जो पंप होती है, पंप क्या काम करते हैं, पंप ये काम करता है कि पैराइटल सेल से हाइड्रोजन जो है वो बाहर ल्यूमेन की तरफ चले जाती है, और ल्यूमेन से स्टमक की जो ल्यूमेन होती है उससे पोटाशियम अंदर पैराइटल सेल में लेके आता है। तो उस जगह पे एक एटीपी पंप होती है, तो उस पंप को ब्लॉक करने के लिए हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देते हैं। और वो कौन कौन से हैं, वो तो याद रखें कि ओमेप्राजोल, लेंसोमेप्राजोल, पेंटाप्राजोल, रेबोप्राजोल, ठीक है, और एसोमेप्राजोल। तो ये जो 5 ड्रग्स है ना, तो ये इसी तरीके से याद रखें कि ओमेप्राजोल, लेंसोमेप्राजोल, पेंटामेप्राजोल और रेबोप्राजोल और एसोमेप्राजोल, ठीक है। तो ये आते हैं, तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। फिर आते हैं कि जो H2 रिसेप्टर होते हैं ना, ब्लॉकर होती हैं, तो ये आपको मैं फिर बाद में भी बताता हूँ और स्ट्रक्चर में भी दिखाता हूँ, ठीक है। तो H2 रिसेप्टर ब्लॉकर जो होती है वो हमारे पास सिमेटाडीन होती है, रेनिटाडीन होती है, पेमेटाडीन होती है, ठीक है, और जो नेट्राजीन होती है, ठीक है। तो ये जो ड्रग्स है ये हम H2 रिसेप्टर ब्लॉकर के लिए देता है, ठीक है। तो सिमेटाडीन, रेनिटाडीन, पेमेटाडीन और नेज़ेटाडीन ये आपने याद रखना है इसी तरीके से कि ये H2 रिसेप्टर ब्लॉकर हैं, ठीक है। फिर आते हैं कि जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है तो किसी तरीके से जो है अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो PPI ड्रग्स इनहिबिट द एटीफेज, ठीक है। तो हमने पहले ही बताया कि जो एटीफेज एरिया है, ठीक है, एटीफेज एंजाइम की जो पंप होती है उसको ब्लॉक करता है, रिस्पॉन्सिबल द सिक्रेटिंग एसिड फ्रॉम द गैस्ट्रिक पैराइटल सेल, ठीक है, ऑफ द स्टमक, ठीक है। तो ये पंप जो होती है, जो प्रोटॉन पंप होती है, ये रिस्पॉन्सिबल होती है ताकि एसिडिक प्रोडक्शन करा देते हैं। लेकिन इस मेन जो पॉइंट है प्रोटॉन पंप, उसको हम बंद करते हैं ताकि और प्रोडक्शन ना हो जाए, ठीक है। कॉमन एडवर्स इफेक्ट जो है वो हेडेक हो सकती है, नोजिया, डायरिया, एब्डोमिनल पेन एंड फैटिग, डिजीनेस, कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, और ये उसकी एडवर्स इफेक्ट हो सकती है। फॉर बेस्ट रिजल्ट टेक अ PPI 30 मिनट बिफोर यू ईट ए हैवी मील, ठीक है। तो MCQs के लिए याद रखें कि कितने टाइम पहले जो है PPI आपने देना है ताकि वो अच्छा रिज़ल्ट आपको दे। 30 मिनट बिफोर मील से जो है वो आपने ये लेना है, क्योंकि जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है तो उसके कि दे गिव द मेडिकेशन इनफ टाइम टू शट डाउन द एसिडिक पंप दैट काज हार्टबर्न, ठीक है। तो जो एसिडिक पंप थी, प्रोटॉन पंप थी, उसको बंद करने के लिए इनफ टाइम चाहिए होती है, तो इसीलिए 30 मिनट पहले हम देते हैं, समझ गए। तो ये मैकेनिज़्म है, स्ट्रक्चर को देखो कि जो हाइड्रोजन है वो ल्यूमेन में आया है और पोटाशियम पैराइटल सेल में अंदर किया गया, और ये एटीपेज की क्या है, जो ब्लैक डार्ट है ये पंप है, ठीक है। तो ये जो रेड कलर PPI, तो PPI ड्रग्स मतलब ओमेप्राजोल, एंसोमेप्राजोल, पेंटाप्राजोल, लेंसोप्राजोल, इसमें एक ड्रग्स हम यूज़ करते हैं इस पे, ठीक है, फिर वो बंद हो जाती है। तो ये और डायग्राम है, ठीक है, कि कार्बन डाइऑक्साइड और इसी तरीके से जो H2 मतलब वाटर होती है ये कंबाइन होके कार्बोनिक एनहाइड्रेस के थ्रू जो है कार्बोनेट बाइकार्बोनेट बना देते हैं। तो बाइकार्बोनेट से H जो है वो रिलीज़ होती है और कार्बोनिक एसिड जो होती है वो आ जाती है। तो कार्बोनिक एसिड क्या है कि इंटरस्टिशियल स्पेसेस की साइड पे चले जाते हैं और फिर कैपिलरी में चले जाते हैं। तो जब कार्बोनेट जो एसिड है, मतलब कार्बोनिक एसिड है, वो कैपिलरी में जब चले जाते हैं तो उस जगह से डायरेक्टली क्लोरीन जो है उसकी जो मुताबिक मतलब अपोजिट वो आ जाते हैं, ठीक है, क्लोरीन आते हैं और ये जो कार्बोनेट आयन है वो कैपिलरी में जाता है। तो ये क्लोरीन शिफ्ट मैकेनिज़्म जो है वो पहले मतलब ये आता है इसी तरीके से, ठीक है। जब वो आ जाते हैं तो ये ल्यूमेन में जो है वो क्या होते हैं, रिलीज़ होती है, ठीक है। तो ये ल्यूमेन है हमारे पास जो स्टमक के हैं। तो ये हाइड्रोजन आया था, ये फिर OH से मिल के हाइड्रोजन मतलब वाटर बनाता था, फिर वाटर स्प्लिट होता था, तो उससे जो है H
रिलीज़ होता था, और इस H को बाहर लेके आना, मतलब इस H को बाहर जाना और ये पोटाशियम को अंदर आना। इस जगह पे जो रेड डॉट है तो ये प्रोटॉन पंप है। तो इस पंप को बंद करने के लिए हमें यूज़ करना होगा PPI, और इस PPI जब यूज़ करते तो ये स्टॉप करते बंद करते हैं, ठीक है। और ल्यूमिन में HCl भी आ गया और हाइड्रोजन आयन भी आ गया, और फिर दोनों मिल के HCl बनाते हैं। तो ये है इसकी अंदरूनी पैथोफिजियोलॉजी और मैकेनिज़्म। Bind to the ATPase enzyme system proton pump of the parietal cell and suppress the secretion of the hydrogen ion into the gastric lumen and inhibiting the gastric acid production। तो इस जो प्रोटॉन पंप होती है तो उस ATPase एंजाइम स्टॉप करा देती है उसकी एक्टिविटी किसके हेल्प से, जो PPI ड्रग्स है, ठीक है, ओमेप्राजोल, एंसोमेप्राजोल, लेंडोमेप्राजोल, ठीक है, टोपेंटोप्राजोल, ठीक है। तो उसमें एक ड्रग्स हम यूज़ करते हैं और इस जो ल्यूमिन में हाइड्रोजन आना और पोटाशियम अंदर पैराइटल सेल में जाना, इस दोनों को ब्लॉक करते हैं। जब वो ब्लॉक करते हैं ना तो फिर एसिडिक सिक्रीशन नहीं होते हैं, तो इसी मैकेनिज्म में एसिडिटी कम होती है। The membrane bounded proton pump inhibitor is the final step into secretion of the gastric acid। तो फिर आपको पता है ना कि जो फाइनल स्टेप्स होती हैं वो प्रोटॉन पंप होती है। जब प्रोटॉन पंप काम नहीं करता तो अंदर अगर करता भी है ना तो उसकी पैदा नहीं होता, ठीक है। तो फाइनल स्टेप जो है वो यही प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का है, इसको देखो, ठीक है। More effective than H2 receptor antagonist in suppressing the gastric acid secretion या production and healing the peptic ulcer, ठीक है। तो पेप्टिक अल्सर को हीलिंग होने की वजह है, होने के लिए जो है H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट से PPI जो है वो मोर इफेक्टिव है। PPI इसलिए मोर इफेक्टिव है कि वो फाइनल स्टेप होती है। अगर आपने H2 रिसेप्टर को जो है वो बंद कर लिए ना तो जो बात जो और प्रोस्टाग्लैंडिन है और इसके साथ जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स है डोक्सोसाइक्लिन, ठीक है, तो फिर वो तो काम करेगा। तो जब ये काम करेगा तो ATP प्रोडक्शन होगा ना, तो वो मैकेनिज़्म डिस्टर्ब नहीं होगी। लेकिन जो मेन स्टेप्स होते हैं तो PPI मोर इफेक्टिव देन द H2 रिसेप्टर ब्लॉकर, MCQs के लिए याद रखें। PPI आर अ प्रो ड्रग्स विद एन acid resistance enteric coating to protect them from the premature degradation by gastric acid। देखें कि PPI के जो ड्रग्स आते हैं ओमेप्राजोल, एंसोमेप्राजोल, एसोमेप्राजोल, ये जो आते हैं उसमें कोटेज सा बना हुआ है। तो वो कोटिंग मैकेनिज़्म वाला हो जो होते ना तो वो माउथ में भी नहीं ओपन होते, स्टमक में भी नहीं ओपन होते, और ये चले जाते हैं और सिर्फ जो है वो ड्यूडिनम में ओपन हो जाती है, समझ गए। तो ड्यूडिनम में ओपन होना फिर वो दोबारा जो है वो आ जाती है और गैस्ट्रिक एसिड की जो पैराइटल सेल होती है उस पैराइटल सेल की जो प्रोटॉन पंप होती है उसको इनहिबिट करते हैं, समझ गए। तो वो प्रीमेच्योर होने से ये बचाने के लिए वो जो है वो एंटेरिक कोटिंग होती है PPI ड्रग से। पर द कोटिंग इज़ रिमूव इन द ड्यूडिनम, मैंने पहले भी बताया, एंड द प्रो ड्रग इज एब्जॉर्ब एंड ट्रांसपोर्ट टू पैराइटल सेल्स। तो पैराइटल सेल को ट्रांसपोर्ट है, देयर इज अ कन्वर्ट टू द एक्टिव फॉर्म, और फिर एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती है विद विच फॉर्म अ स्टेबल कोवेलेंट बॉन्ड। तो स्टेबल कोवेलेंट बना देती है एटीपेज जो प्रोटॉन पंप होती है, और इट टेक अबाउट 18 आवर फॉर एंजाइम टू टेक रीसिंथेसाइज। तो 18 आवर के लिए जो है प्रोटॉन पंप जो होती है वो बंद हो जाती है, ठीक है। ये भी MCQs हैं, ठीक है। At standard dose all PPI inhibit gastric acid secretion 90%। तो PPI जो ड्रग्स होती है इनहिबिट जितने भी 90% और उसके ज़्यादा से जो है वो केसेस की है कि गैस्ट्रिक सिक्रेशन कम हुआ चले जाते हैं, ठीक है। फिर क्या है कि जो PPI थेराप्यूटिक यूजेस होने थे ना तो वो किस यूजेस के लिए हम यूज़ करते हैं, मतलब किस डिजीज़ की प्रिवेंशन के लिए। तो the superiority of the PPI over the H2 receptor blocker for suppressing acid production and helping peptic ulcer has made them the preferred drug
फार, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि PPI हमारे जो है वो सुपीरियरिटी हम उसको देते हैं, इसीलिए सुपीरियरिटी देता है, ठीक है, क्योंकि ये फाइनल स्टेप को इनहिबिट करता है और ड्यूडिनल जो हीलिंग होती है, पेप्टिक अल्सर की हीलिंग के जो है मोर चांसेस इस पे होता है, समझ गए, ठीक है। तो स्ट्रेस अल्सर ट्रीटमेंट एंड प्रोफाइलैक्सिस के लिए भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है, PPI। और ट्रीटिंग एरोसिव एसोफेजियाइटिस जो होती है, एसोफेगस को जो ख़राब हो जाती है, इन्फ्लेम हो जाती है, एंड एक्टिव ड्यूडिनल अल्सर लॉन्ग ट्रीटमेंट, जो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट ऑफ पैथोलॉजिक हाइपर सिक्रेटरी कंडीशन होती है। तो ये ज़ोलिंजर-एलिसन सिंड्रोम जो है, ये हमारे पास वो सिंड्रोम होती है, ये स्टमक में जो पैराइटल सेल होती है उसके साथ जो है वो एक एबनॉर्मल सेल की ग्रोथ हो जाती है, ठीक है। और इस एबनॉर्मल ग्रोथ की वजह से हाइपर सिक्रीशन होती है एसिडिटी की। तो जब हाइपर सिक्रीशन होती है HCl की, तो उसको बंद करने के लिए जो है वो कौन सा ड्रग्स होनी चाहिए होती है, तो ये पैथोलॉजिक कंडीशन है, याद रखें, ठीक है, हाइपर सिक्रीशन होती है एसिडिटी के, तो PPI हम यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर PPI थेराप्यूटिक यूजेज जो है, तो अप्रूव फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ GERD एंड हैव गेन पावर ओवर द H2 रिसेप्टर ब्लॉकर। तो हम ये इसने जो अप्रूव किया हुआ है ना कि GERD डिजीज़ एंड हैव गेन पावर और द H2 रिसेप्टर ब्लॉकर, तो H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट से ज़्यादा जो अप्रूव किया हुआ है वो PPI किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि PPI हाँ फाइनल स्टेप पे जो है वो काम करता है। जो फाइनल स्टेप ख़त्म होते हैं तो हर चीज़ मतलब प्रोडक्शन फिर HCl की नहीं होती, ठीक है। PPI रिड्यूस द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग फ्रॉम द अल्सर काजिंग बाय एस्पिरिन एंड अदर नॉनसेट, ठीक है। तो आपको पता है कि नॉनसेट मोस्टली GERD डिजीज़ को काज कराते हैं, तो इस GERD डिजीज़ को खास होने या उससे बचाने के लिए जो है वो हम PPI थेराप्यूटिक के लिए मतलब यूज़ कराते हैं। यूज़ विद द एंटी माइक्रोबियल रेजिमेन टू एरेडिकेट जो H2 रिसेप्टर मतलब H2 पाइलोरी है, ठीक है। तो H पाइलोरी है जो के हेलिकोबैक्टर फाइलोरी होते हैं, तो उसको एरेडिकेट करने के लिए भी हम PPI यूज़ करते हैं। मैकेनिज़्म ऑफ H2 रिसेप्टर पर हम आते हैं, तो हमने एक पढ़ ली PPI की, फिर ये बाद में आती है H2 रिसेप्टर, ठीक है। Histamine stimulated specific receptor on a stomach parietal cells to increase the gastric acid secretion। तो हिस्टामिन रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ के लिए, इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि एसिड सिक्रीशन को ज़्यादा करा देते हैं। फिर दोज हिस्टामिन रिसेप्टर और क्लासीफाई, ये जो हिस्टामिन रिसेप्टर है H2 रिसेप्टर, ये क्लासीफाई हुआ है कि 2 एंटागोनिस्ट एंड ब्लॉकर, ठीक है। To prevent the histamine activation या activated release by the gastric acid, ठीक है। तो बस ये याद रखें कि हिस्टामिन का मेन फंक्शन एसिडिक प्रोडक्शन था, और इसकी अगेंस्ट हम फिर मुख्तलिफ़ किस्म के ब्लॉकर यूज़ करते हैं, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर, ठीक है। साइड इफ़ेक्ट्स, ठीक है, और ये क्या होता है कि हेडेक्स, नोज़िया, डायरिया, एब्डोमिनल पेन और डिज़ीनेस, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन, ये सब चीज़ें इसकी साइड इफ़ेक्ट्स होती है। लेकिन जो मेन साइड इफ़ेक्ट्स से MCQs के लिहाज से तो केम्यू वाले ने आपको ख़ुद बताया हुआ है, ठीक है। ठीक है, हैज़ बीन एसोसिएटेड, ठीक है, तो सिमेट्रोडीन हैज़ बीन एसोसिएटेड विद द गायरोमस्थीशिया, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट एंड एंटी एंड्रोजेनिक प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो सिमेट्रोडीन की जो प्रॉपर्टी है, जब हम ज़्यादा H2 रिसेप्टर यूज़ करते हैं ना, तो इसकी साइड इफ़ेक्ट्स ये है कि ये गायरोमस्थीशिया जो है वो काज करा देते हैं, मतलब जो मेन होते हैं ना, तो मेन की ब्रेस्ट इनलार्जमेंट करा देते हैं, समझ गए। और ये इसकी जो एंड्रोजेनिक प्रॉपर्टी भी है, ठीक है। तो फिर है ये दोबारा वो डायग्राम आ गया, हमने फर्स्ट पार्ट में भी स्टडी किया हुआ है, लेकिन देखें कि डायक्सोसाइक्लिन जो है ये ब्लॉक करते हैं कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स। ये MCQs है कि कोलिनर्जिक रिसेप्टर जो है वो कौन सा ड्रग्स ब्लॉक करते हैं, यहाँ आपको बताते हैं कि डायक्सोसाइक्लिन जो है ब्लॉक करते हैं किस रिसेप्टर को, तो दोनों साइड से आपने याद रखना है कि कोलिनर्जिक रिसेप्टर
सिमेटाडीन ब्लॉक करते हैं H2 रिसेप्टर ब्लॉकर, और आपको अगर ये कहते हैं कि H2 रिसेप्टर किस चीज़ को ब्लॉक कराते हैं तो ये सिमेटाडीन ब्लॉक कराते हैं, समझ गए। और जो मिस्टोपेस्ट्रोल होती है स्टिमुलेट द प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर्स, और फिर ये प्रोटेक्ट कराते हैं स्टमक की लाइनिंग को, तो ये याद रखें। फिर आते हैं कि जो इमेप्राजोल PPI होते हैं ना, तो ये फाइनल स्टेप्स हैं, फाइनल स्टेप्स ऑफ द एसिडिक प्रोडक्शन। तो ये PPI को मेन काम यही है कि प्रोटॉन पंप को इनहिबिट करता है, ठीक है, ताकि एसिड सिक्रीशन ना हो जाए। फिर क्या है कि H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट थेरेप्यूटिक यूज़ पेप्टिक अल्सर के लिए यूज़ होती है, एक्यूट स्ट्रेस अल्सर के लिए या गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ के लिए जो है ये यूज़ होती है, ठीक है। फिर आते हैं कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं ना, तो प्रोस्टाग्लैंडिन ई जो है प्रोड्यूस बाय द गैस्ट्रिक म्यूकोसा, इनहिबिट सिक्रीशन ऑफ द HCl एंड स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट, जो साइटो प्रोटेक्टिव इफेक्ट था, ठीक है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन जो है ये प्रोड्यूस कर लेते हैं, किस चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, ये गैस्ट्रिक म्यूकोसा प्रोड्यूस कर लेते हैं, हाँ, मतलब इनहिबिट सिक्रीशन ऑफ द HCl को स्टॉप करते हैं और म्यूकस प्रोडक्शन को ज़्यादा करा देते हैं, ठीक है, ताकि प्रोटेक्शन स्टमक की ज़्यादा हो जाए, ठीक है। आपको पता है कि ये साइकोप्रोटेक्टिव जो एजेंट है वो क्या है, वो म्यूकस है। डिफिशिएंसी ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन इज इन्वॉल्व इन द पैथोजेनेसिस ऑफ द पेप्टिक अल्सर। तो पेप्टिक अल्सर जब बनते हैं ना, या ड्यूडेनम या गैस्ट्रिक अल्सर, तो उसमें जो इन्वॉल्व होते हैं वो डिफिशिएंसी ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं। तो प्रोस्टाग्लैंडिन का काम म्यूकस प्रोडक्शन है, ठीक है। हिस्टामिन का फंक्शन क्या था, वो HCl प्रोडक्शन करवाता था, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने याद रखना है। प्रोस्टाग्लैंडिन में जो होती है तो मिस्टोपेस्ट्रोल, तो स्टेबल एनालॉग्स, तो ये इसी तरीके से वो उठाता है कि जो स्टेबल एनालॉग्स थे प्रोस्टाग्लैंडिन के वो कौन थे, वो मिस्टोपेस्ट्रोल थे, ठीक है। और उसका काम क्या था कि प्रोस्टाग्लैंडिन अप्रूव फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द गैस्ट्रिक अल्सर इंड्यूस बाय द नॉनसेट, ठीक है। तो ये क्या कराते हैं कि ये प्रिवेंशन करते हैं गैस्ट्रिक अल्सर के, ठीक है, क्योंकि ये नॉनसेट ज़्यादातर जो इफ़ेक्ट करते हैं वो गैस्ट्रिक पे कराते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो है मिस्टोपेस्ट्रोल इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है। और म्यूकस जो एपिथेलियल लाइन होती है तो वो प्रोटेक्ट करते हैं स्टमक के। फिर क्या है कि लेस इफेक्टिव देन H2 एंटागोनिस्ट एंड द PPI फॉर एक्यूट ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर। तो ये लेस इफेक्टिव है जो क्या है कि H2 एंटागोनिस्ट, ठीक है। तो H2 एंटागोनिस्ट क्या है कि लेस इफेक्टिव देन H2 एंटागोनिस्ट, कौन, मिस्टोपेस्ट्रोल ये कहते हैं। एंड द PPI फॉर द एक्यूट ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर। तो PPI की बात यही है कि ये तो पेप्टिक अल्सर के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। जब जल्दी हमें एक्यूट केस के लिए पेप्टिक अल्सर को ठीक होना पड़ेगा तो PPI हम यूज़ करते हैं। लेकिन ये बताते हैं कि मिस्टोपेस्ट्रोल जो होती है ये लेस इफेक्टिव है H2 एंटागोनिस्ट से, ठीक है। हैज़ साइटोप्रोटेक्टिव एक्शन, ठीक है, साइकोप्रोटेक्टिव एक्शन बट इज़ क्लिनिकली इफेक्टिव ओनली एट हायर डोज देन द डिमिनिश गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन, ठीक है। ये गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को इनहिबिट कराते हैं, ठीक है, और म्यूकस प्रोडक्शन ज़्यादा करा देते हैं। फिर प्रोस्टाग्लैंडिन मिस्टोपेस्ट्रोल जो होती है उसमें क्या है कि लाइक अदर प्रोस्टाग्लैंडिन मिस्टोपेस्ट्रोल प्रोड्यूस यूट्राइन कंट्रैक्शन, डिसलोकेशन ऑफ द पेप्टिक अल्सर या फिर डिसलोकेशन ऑफ द फ्यूटस एंड इज कंट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये हम क्या करते हैं कि ये मतलब प्रेगनेंसी के में हम नहीं दे सकते, कंट्राइंडिकेशन है, क्योंकि ये क्या करते हैं कि जो यूट्राइन मसल होती है वो कंट्रैक्ट्स और रिलैक्स कराते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन की बात हो रही है, ठीक है, मिस्टोपेस्ट्रोल की। तो ये प्रेगनेंसी अगर हमने दी और फर्स्ट ट्राइमेस्टर या सेकंड ट्राइमेस्टर में एक जो है फीमेल
होती है तो फिर मिसकैरेज वगैरह एबॉर्शन हो जाएगा, तो ये हम नहीं दे सकते, ठीक है। एबॉर्सिपिक डायरिया और नोजिया होती है, ठीक है। फिर आती है कि जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट था, मतलब एच पाइलोरी, जो पैरोरी के लिए जो एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स होती है ना, तो GERD इज़ नॉट एसोसिएटेड विद एच पाइलोरी इन्फेक्शन, इट डज़ नॉट रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट विद द एंटीबायोटिक। तो हमने पहले ही बताया कि जो GERD गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ है, तो ये लांसेट की वजह से ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है, वो एच पाइलोरी की वजह से ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होते, ठीक है। तो उसकी रीज़न्स भी 2-3 हैं कि मतलब एक रीज़न ये है कि एज के हिसाब से जब एक यंग पर्सन हो ना, तो उसकी एसिडिक सिक्रीशन ज़्यादा हो जाती है। तो एच पाइलोरी बैक्टीरिया है, वो ज़्यादा एसिडिक सिक्रीशन में तो सर्वाइवल नहीं करते, तो वो फिर गैस्ट्रिक में वो अपना सर्वाइवल नहीं करते, तो इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा नुकसान भी नहीं देते गैस्ट्रिक में, ठीक है, स्टमक में। लेकिन जो ड्यूडिनम है, जो ड्यूडिनम में तो बेसिक कंडीशन है, तो उस पे सर्वाइवल करा सकते हैं, और फिर उसको हम कहते हैं कि ये ड्यूडिनल अल्सर ज़्यादा एच पाइलोरी की वजह से होती है, समझ गए। और नानसेट जो है, नानसेट को आपको पता है कि ये हमारे पास केमिकल कंपाउंड होती है, तो ये डायरेक्टली स्टमक को ख़राब करा देते हैं। तो ट्रिपल थेरेपी हम उसके लिए यूज़ करते हैं कंसिस्टेंटली PPI कंबाइन विद इधर द मेट्रोनिडाज़ोल एंड एमोक्सिसिलिन एंड प्लस द क्लेथ्रोमाइसिन इन द 2 वीक्स, ठीक है। तो एमोक्सिसिलिन, क्लेथ्रोमाइसिन एंड मेट्रोनिडाज़ोल, तो ये 3 कंपाउंड हम ट्रिपल थेरेपी के लिए देते हैं। एक एंटीबायोटिक पे ये ठीक नहीं होती है, ठीक है। गैस्ट्रिक अल्सर जो है, मतलब गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ जो होती है, तो इसके लिए हम ट्रिपल थेरेपी देते हैं, मतलब एमोक्सिसिलिन और ओमेप्राजोल मतलब PPI, और इसी तरीके से क्लेथ्रोमाइसिन और मेट्रोनिडाज़ोल, ठीक है। या मेट्रोनिडाज़ोल देते हैं या एमोक्सिसिलिन, ये दोनों जो है वो एंटीबायोटिक हैं। लेकिन अगर एमोक्सिसिलिन रेजिस्टेंस है एक पर्सन, फिर मेट्रोनिडाज़ोल देते हैं, ठीक है। तो समझ आ गया। तो ये 3 ड्रग्स जो है वो आपने याद रखना है MCQs के लिए कि कौन कौन से ट्रिपल थेरेपी में आता है। तो एमोक्सिसिलिन या मेट्रोनिडाज़ोल, क्लेथ्रोमाइसिन और ओमेप्राजोल। क्वाड्रपल थेरेपी होते हैं ना, मतलब 4 ड्रग्स उसमें यूज़ करते हैं, तो उसमें बिस्मेथसिलिकेट एंड मेट्रोनिडाज़ोल, टेट्रासाइक्लिन प्लस द PPI यूज़ करते हैं, और ये भी हम 2 वीक कोर्स होती है, ठीक है। जो पहले ट्रिपल थेरेपी भी 2 वीक कोर्स है, ठीक है। ट्रीटमेंट विद अ सिंगल एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स इज़ लेस इफेक्टिव, ठीक है। तो ये सिंगल एंटी माइक्रोबियल ड्रग जब हम करते हैं तो ये लेस इफेक्टिव होती है, मतलब ये इतना इफेक्टिव नहीं होते। अगर हमने मेट्रोनिडाज़ोल या एमोक्सिलिन या जो है और ओमेप्राजोल वगैरह यूज़ किया, लेकिन उससे इफेक्ट नहीं होता। रिजल्ट इन द एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, और फिर ये रेजिस्टेंस शो करते हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस करवाते हैं। एंड इज़ एब्सोल्युटली नॉट रिकमेंडेड, तो ये सिंपल 1 एंटीबायोटिक हम गैस्ट्रिक मसले में हम नहीं देते, ठीक है। फिर हम उसके लिए क्वाड्रपल थेरेपी या ट्रिपल थेरेपी कराते हैं। तो ये हो गया, ठीक है। फिर आते हैं कि जो एंटी डायरियल एजेंट होती है ना, तो एंटी डायरियल ये 3 टाइप्स के होते हैं ना। इंक्रीज एंटी डायरियल क्या होती है, ठीक है। सबसे पहले तो ये जानना लाजमी है ना। तो एंटी मतलब अगेंस्ट द डायरिया। डायरिया क्या है कि जब इंक्रीज मोटिलिटी ऑफ द GIT गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो होती है, एंड डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ द फ्लूइड इन मेजर पेक्टर एंड डायरिया। तो डायरिया में मेजर जो पेक्टर होते हैं ना, तो एंटी डायरियल एजेंट का होता है, ठीक है। मतलब डायरिया जब लग सकते हैं तो मोटिलिटी ज़्यादा हो जाती है। जब मोटिलिटी ज़्यादा होती है तो फिर उससे एब्जॉर्प्शन कम होती है, तो इसी वजह से एंटी डायरियल एजेंट जब हम यूज़ करते हैं ताकि उसकी जो मोटिलिटी होती है, कंस्ट्रक्शन रिलैक्सेशन, वो कम हो जाए, ताकि एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाती है हमारे बॉडी में। तो एंटी डायरियल ड्रग्स यूज टू ट्रीट एक्यूट डायरिया इंक्लूड द एंटी मोटिलिटी एजेंट्स एंड एब्जॉर्बेंट्स, ठीक है, एजेंट्स दैट मॉडिफाई फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो ये 3 जो
वर्क है ये हम एक एक पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रग्स है, ये आपने याद रखना है, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, और बताता भी हूँ। तो एंटी मोटिलिटी एजेंट जो है वो एंटी डायरियल ड्रग्स के फर्स्ट स्टेप्स हैं। तो जो डाइफेनोक्सिलेट जो है और लेप्रामाइड, ठीक है, तो डाइफेनोक्सिलेट और लेप्रामाइड दोनों ड्रग्स आपने यूज़ करना है एंटी मोटिलिटी एजेंट के लिए, ताकि उसकी जो इंटेस्टाइन मोटिलिटी है वो कम हो जाए, ठीक है। तो बहुत आर एनालॉग्स आफ्टर मेफ्रेडीन्स, ठीक है, एंड हैव द ओपाइड लाइक एक्शन ऑन द गट्स, तो ठीक है। तो ये जो दोनों ड्रग्स है तो ये क्या कि मेफ्रेडीन की एनालॉग्स हैं, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज़ के लिए याद रखें। मेफ्रेडीन की एनालॉग्स कौन कौन से ड्रग्स है, तो डाइहाइड्रोपेनॉक्सिलेट और लेफ्रामाइड। तो ये ओपाइड मेडिकेशन लाइक एक करते हैं, मतलब पेन को रिड्यूस करते हैं, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करते हैं। एक्टिवेट प्री साइनेप्टिक ओपाइड रिसेप्टर इन द इंटरेक्ट नर्व सिस्टम टू इनहिबिट एसिटाइलकोलिन रिलीज एंड डिक्रीज पेरिस्टालसिस, ठीक है। तो ये एसिड एक्टिवेट करते हैं किस चीज़ को, प्री साइनेप्टिक ओपाइड रिसेप्टर्स जो होती हैं। तो प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर का मकसद ये है कि ये आपको पता है कि जब कंट्रैक्शन रिलेशन जल्दी होते हैं ना, तो एक जल्दी होना का मकसद ये है कि ये जो टू साइनेप्सिस था, मतलब जो टू न्यूरॉन के दरमियान एक साइनेप्स था, उस साइनेप्स में ज़्यादातर एसिटाइलकोलिन जो है और नर्व की ट्रांसमिशन उसने ज़्यादा किया हुआ है, ठीक है। तो इस एसिटाइलकोलिन को बंद करने के लिए, इनहिबिट करने के लिए हम एंटी मोटिलिटी एजेंट डाइफेनोक्सिलेट और लेप्रामाइड देते हैं, ताकि ये ज़्यादा जल्दी जो कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन होती है ये कम हो जाए, ठीक है, ताकि एब्जॉर्प्शन बॉडी में हो जाए। जब जल्दी एब्जॉर्प्शन मतलब कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन होते हैं ना, तो फिर ये चीज़ें सब के सब तो बाहर चले जाते हैं, तो बॉडी तो एब्जॉर्ब नहीं कराते हैं ना, तो ये मसला बन जाते हैं। तो लेक एलर्जिसिक्स इफ़ेक्ट्स एट यूजुअल डोज, ठीक है। तो ये एलर्जिसिक इफ़ेक्ट्स भी हम उसके लिए यूज़ करते हैं, मतलब पेन वगैरह के लिए। साइड इफ़ेक्ट्स उसकी ड्रोजनेस है, ठीक है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स और डिज़नेस है, ठीक है। फिर आते हैं कि जो एंटी डायरियल एजेंट होती है, तो एंटी डायरियल एजेंट जो है उसमें दूसरी नंबर पे एब्जॉर्बेंट है, ठीक है। तो एब्जॉर्बेंट में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आते हैं और जो मेथाइल सेलुलोज आते हैं, ठीक है। तो ये दो ड्रग्स हम यूज़ करते हैं एब्जॉर्बेंट के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो जाए, ठीक है। जो पहले हमने पढ़ा उसको, जो कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन थी जल्दी उसको हम कम करते हैं, मतलब एंटी मोटिलिटी एजेंट हम लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ डाइऑक्सीपेनॉक्सिलेट और लेप्रामाइड, ठीक है, जो कि मेफ्रेडीन की एनालॉग्स हैं। और ये जो एब्जॉर्बेंट है तो ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड्स, मिस्टोपेस्टोल जो होती है ना, मिस्टोपेस्टोल नहीं, मेथाइल सेलुलोज, ये दो कंपाउंड हम एब्जॉर्प्शन के लिए देते हैं। यूज़ टू कंट्रोल ऑफ डायरिया, तो डायरिया को कंट्रोल करने के लिए एक्ट बाय एब्जॉर्बिंग इंटेस्टाइनल टॉक्सिन इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर बाय द कोटिंग आर प्रोटेक्टिंग द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, ठीक है। तो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है ये ड्रग्स वगैरह हम देते हैं, ठीक है। मच लेस effective than an anti-motility agents and can be interfere with the absorption of the other drugs, ठीक है। तो ये हम देते हैं, ये लेस इफेक्टिव है एंटी मोटिलिटी एजेंट की तरह, लेकिन फिर भी ये इंटरेक्ट कराते हैं और ये एब्जॉर्प्शन को, ड्रग्स की एब्जॉर्प्शन को क्या कर देते हैं, से ज़्यादा करा देते हैं, ताकि मतलब डायरिया कम हो जाए, ठीक है। फिर ये है हमारे पास जो थर्ड नंबर पे है कि एजेंट दैट मॉडिफाई फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट ट्रांसपोर्ट। तो बिस्मथ सब्सिलिकेट जो है इसमें मेन काम करते हैं कि यूज़ फॉर ट्रैवल डायरिया। तो जब डायरिया मतलब एक सफ़र पे आप चलते हैं तो ये बिस्मथ सब्सिलिकेट जो ड्रग्स है ये इन द फॉर्म ऑफ ब्रांड नेम टैबलेट मुख्तलिफ़ किस्म की आंसेट वगैरह के लिए हम देते हैं, ठीक है। आंसेट तो एंटीमेटिक है, लेकिन ये बिस्मथ सब्सिलिकेट ये देते हैं ताकि डायरिया कम हो जाए ट्रैवल के दौरान, ठीक है।
डिक्रीज फ्लूइड सिक्रीशन इन द बाउल, ठीक है। तो बाउल की सिक्रीशन में जो ज़्यादा फ्लूइड लॉस होते हैं तो ये हम रोक लेते हैं। इट एक्शन में बी ड्यू टू एडिस सिलिकेट कंपोनेंट एज वेल एज इट इज़ कोटिंग एक्शन, ठीक है। तो ये सिलिकेट एक कंपोनेंट को अराउंड कराते हैं, क्या, और कोटिंग एक्शन उस पर कराते हैं, ठीक है। क्या कि एडवर्स इफेक्ट में इंक्लूड ब्लैक टंग एंड ब्लैक स्टूल। तो ये एमसीक्यूज़ के लिए मुकम्मल पक्का तरीके से याद रखें कि ब्लैक स्टूल और ब्लैक टंग किसकी एडवर्स इफेक्ट थी। तो ये जो जो मोटिलिटी या मॉडिफाई फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट ट्रांसपोर्ट की एग्जांपल थी, ठीक है, एडवर्स इफेक्ट थी। तो बेसमेंट ऑफ सिलिकेट जब हम ज़्यादा यूज़ करते हैं एज आ एंटी डायरियल एजेंट तो ब्लैक टंग और ब्लैक स्टूल ये एडवर्स इफेक्ट होती है, ठीक है। तो ये था हमारे पास एंटी डायरियल की जो 3 एजेंट था। तो हमने ये सेकंड पार्ट जो है वो कंप्लीट की है। थर्ड पार्ट में इंशाल्लाह ये चैप्टर जो ड्रग्स ऑफ जीआईटी होती तो वो ख़त्म करने वाले हैं। तो आप अगर केमी नर्सिंग लेक्चर अहमद पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई और थर्ड पार्ट आने वाले डायरेक्टली आपको आपके साथ शेयर हो जाए, ठीक है, पहुंच जाए।